छत्तीसगढ़ में 4 दशक से काबिज माओवाद को समाप्त करने के लिए भले ही 2024 से एक बड़ी जंग शुरू कर दी है बीजेपी की सरकार ने, लेकिन इन 2024 और 25 के दरमियान अभी जो एक जंग चल रही है वो बड़ी ऐतिहासिक है। पुलिस ने इसे निर्णायक जंग भी माना है और आज उस निर्णायक जंग का 8वां दिन है। तो आज 8वें दिन में क्या क्या हुआ इस पूरे मुठभेड़ को लेकर और रिजल्ट कहां तक पहुंचा, पुलिस के हाथ अब तक क्या लगा हुआ है, साथ ही साथ माओवादियों की क्या स्थिति है, इसमें समाज सेवियों की क्या भूमिका आ गई है और इसमें क्या पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल 2024 में जिस तरह से 217 माओवादी मारे गए, 2025 में अब तक 136 या हो सकता है 140 माओवादी मारे गए हों। और उसके बाद बीते 21 तारीख को बीजापुर के कर्रेगुट्टा, जो कि तेलंगाना और बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में एक बड़ी पहाड़ी है, उस पर एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हुआ। और ये ऑपरेशन इतना बड़ा है कि आज वो 8वां दिन है और लगातार चल रहा है। और इस ऑपरेशन को लेकर तमाम तरह की जानकारियां सामने आई निकल कर कि ये अब तक का सबसे ऐतिहासिक ऑपरेशन है। पुलिस ने हालांकि इस पर केवल एक ही प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें पहले बार जब उसमें 3 महिला माओवादी मारे गए थे उसको लेकर, और उन्होंने कहा कि ये निर्णायक लड़ाई है। जब निर्णायक लड़ाई की बात खुद पुलिस ने स्वीकार कर ली है तो अब हर किसी की नजर इस पूरे मुठभेड़ पर लगी हुई है कि आखिर ये मुठभेड़ कैसी है जो ये निर्णायक होगी, क्या होगा इसके अंत में। दरअसल ये बताया गया, इस मुठभेड़ को लेकर आज ANI ने भी एक बड़ी खबर की है और उस खबर पर भी कुछ जानकारियां हैं। उसमें ये लिखा गया है कि ये जो पूरी मुठभेड़ है, इस मुठभेड़ में दरअसल फोर्स का जो उद्देश्य है कि उस पहाड़ी पर जो आखिरी सबसे सुरक्षित पनाहगार है उसमें तेलंगाना स्टेट कमेटी, सेंट्रल कमेटी और बटालियन नंबर 1 के जो माओवादी हैं उनकी उपस्थिति थी और परफेक्ट सूचना के आधार पर इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। इस पूरे 8वें दिन में जो अपडेट हमें मिला है तो उसमें बताऊं कि इस पूरे ऑपरेशन में अब तक 26,000 की संख्या में जवानों को तैनात किया गया है, जो इस पूरे पहाड़ी को इन्होंने घेर कर रखने की कोशिश की है। साथ ही साथ शुरुआत में जो बात निकल कर आई कि तेलंगाना, महाराष्ट्र के C60, तेलंगाना के ग्रे हाउंड्स और सबका मिला जुला ऑपरेशन है, तो अब जाकर इसमें एक नया अपडेट ये है कि तेलंगाना के ग्रे हाउंड्स और महाराष्ट्र के C60 का इस पूरे ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये केंद्र के द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा है पूरी तरह से, और यही वजह है कि उस पूरे ऑपरेशन को CRPF की कोबरा कमांड कर रही है और कॉर्डन करने के लिए उसके सहयोग में CRPF है। ऑपरेशन इतना बड़ा है कि इसमें बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया गया है, 26,000 की लगभग की संख्या है और ये संख्या पूरी ना हो पाने की वजह से दूसरे स्टेट से भी जवानों को बुलाया गया है इस ऑपरेशन को संपूर्ण करने के लिए, अंजाम तक पहुंचाने के लिए। इसके साथ ही साथ इसमें छत्तीसगढ़ की जो स्टेट पुलिस है, जिसमें DRG और बस्तर फाइटर, STF, इन सब की भी भूमिका है, वो भी सहयोग की तरह इस पूरे ऑपरेशन में पीछे से कॉर्डन किए हुए हैं, ताकि अगर माओवादी कहीं निकल कर भागते हैं या माओवादी के साथ मुठभेड़ होती है या जरूरत पड़ती है तो वो भी वहां पर अपनी भूमिका निभाएंगे। 8वां दिन है, अब तक में 3 महिला माओवादी मारे जा चुके हैं, जिनकी शिनाख्ती कल तक नहीं हुई थी और उनकी शिनाख्ती आज हुई है। तीनों ही महिला माओवादी जो है बटालियन की हैं और उनके शिनाख्ती जो है हुंगी, जिन पर 8 लाख रुपए का इनाम, सिंटू, इन पर भी 8 लाख का इनाम और शांति, इन पर भी 8 लाख रुपए का इनाम है। 21 तारीख को ये महिला माओवादी मारी गई थी, जिनकी शिनाख्ती अब की जा चुकी है पुलिस के द्वारा, और अब तक में लगभग उस इलाके से 100 से ज़्यादा की संख्या में ID बम डिफ्यूज किए जा चुके हैं, रिकवर किए जा चुके हैं। लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आज भी हमने एक तस्वीर दिखाई थी। अब आप देखिए कि जवानों ने किस तरह से उस बम को जो डिफ्यूज किया है। सबसे खास बात यह है कि ये बियर की, शराब की बोतल में इस ID बम को बनाया है। अब आप इस बात का भी अंदाजा लगाइए कि माओवादी हर जुगाड़ से हथियार बनाने में सक्षम है। मतलब आप सोचिए कि बियर की बोतल को भी उन्होंने बम में कन्वर्ट कर दिया, और कभी पहले टिफिन बम बनाया करते थे, फिर कुकर बम बनाने लगे, फिर उन्होंने BGL जैसे हथियार बनाए। अब बियर की बोतल, जो कि हर किसी के लिए किसी काम की नहीं है, लेकिन उसे भी उन्होंने हथियार में के तौर पर तब्दील कर दिया है। इस तरह से 100 से अधिक की संख्या में बम रिकवर किए गए। साथ ही साथ शांति वार्ता को लेकर बातचीत चल रही है, और ये भी बता दूं कि 21 तारीख को ही ये बात तय हो गई थी। हम हालांकि ये जरूर सोच रहे हैं कि ये इतना लंबा एक ऑपरेशन चल रहा है, जो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन जिस दिन ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ था उसी दिन तय था कि 20 दिन का ये ऑपरेशन है। और जिस तरह से इसे कोबरा और CRPF के द्वारा लीड किया जा रहा है, तो ये बात भी तय है कि इस पूरे ऑपरेशन को केंद्र के द्वारा ही लीड किया जा रहा है, और इसमें सपोर्ट की भूमिका में बाकी
छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय पुलिस है, जिसमें डीआरजी, बस्तर फाइटर और जिला बल है। तेलंगाना का इस और महाराष्ट्र की इस पूरे ऑपरेशन में कोई भूमिका नहीं है, जबकि ये जो पहाड़ी है इसका बहुत बड़ा हिस्सा तेलंगाना में भी आता है। और वहीं दूसरी तरफ अब तक इसमें फोर्स को अगर देखा जाए तो 2 जवान आईडी बम की चपेट में आकर घायल हो चुके हैं। काफ़ी दूर में एक गुफा भी इसमें निकली थी, जिसको लेकर मैंने आपको पहले जानकारी दी। उसके बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी वो है इस पूरे मुठभेड़ को लेकर कि अब सेंट्रल कमेटी के जो प्रवक्ता हैं अभय, उन्होंने भी एक प्रेस नोट जारी किया आज एक बार फिर से, और ये प्रेस नोट फिर से उनके द्वारा शांति वार्ता को लेकर है। उन्होंने लिखा है 25 अप्रैल का ये उनका प्रेस नोट है जो आज 28 तारीख को हमारे पास आया है। इसमें उन्होंने लिखा है, केंद्र और राज्य सरकारों से हमारी अपील है, एक समय सीमा के साथ युद्ध विराम घोषित कर बिना शर्त शांति वार्ता करें। पिछले जनवरी 2024 से केंद्र और राज्य के पुलिस, अर्धसैनिक व कमांडो बलों ने ऑपरेशन कगार के नाम से सैकड़ों माओवादियों एवं निर्दोष आदिवासियों की हत्या की है। इस बात का यह आरोप माओवादियों ने लगाया है। साथ ही लिखा है कि यह अभी भी जारी है। इन हत्याओं पर का भर्त्सना करते हुए देश दुनिया में जनवादी क्रांतिकारी व जन संगठन पार्टियों, सामाजिक संस्थाओं एवं कार्यकर्ताओं, प्रगतिशील जनवादी क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों ने सैकड़ों की तादाद में आंदोलनरत हैं। उनकी मांग है कि ऑपरेशन कगार पर फौरन रोक लगाया जाए, युद्ध विराम की घोषणा की जाए, सरकार और माओवादी मिलकर वार्ता के जरिए समस्या का हल निकाला जाए। शांति वार्ता को लेकर मैंने मतलब कि अभय ने केंद्रीय कमेटी की ओर से 28 मार्च को एक बयान जारी किए थे। उसमें भी मैंने बताया कि सरकार के साथ शांति वार्ता करने के लिए हम तैयार हैं। शांति वार्ता के लिए अभी तक अभय की तरफ से जारी की गई जो प्रेस नोट है और दंडकारण्य के उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो की तरफ कॉमरेड रुपेश, जिसका हमने पिछले दिनों इंटरव्यू किया था, के द्वारा जारी किए गए 2 प्रेस विज्ञप्तियों को मिलाकर कुल 3 प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। इसके तहत उनके पीएलजीए बलों के सशस्त्र कार्रवाई को रोकने उनके कॉमरेडों ने आदेश जारी किए। ऐसी पृष्ठभूमि में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर झारखंड राज्य में बोकारो हत्याकांड में उनके केंद्रीय कमेटी के सदस्य विवेक आदि कॉमरेडों की हत्या को अंजाम दिया और चेतावनी दे रहे हैं कि बाकी माओवादी आत्मसमर्पण करें, नहीं तो उनका हश्र भी यही होगा। खुद उनके द्वारा भारत देश के संविधान में लोगों को जीने का अधिकार जो दिया गया है उसे स्वयं उनके द्वारा ही कुचला जा रहा है। वे कहती हैं कि हम संवैधानिक तरीके से चुनी गई सरकारें हैं, पर उसी संविधान का नजरअंदाज कर रही हैं। वे खुलेआम कहती हैं कि बंदूक का समाधान बंदूक से ही होगा। छत्तीसगढ़ व तेलंगाना के सीमा इलाके में कर्रे गुट्टा इलाके का नाकेबंदी कर तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से 10,000 पुलिस, अर्धसैनिक व कमांडो बल की तैनाती कर 3 दिनों में एक बड़े ऑपरेशन को चलाते हुए न केवल उनके 3 साथियों की हत्या की बल्कि पार्टी नेतृत्व की भी हत्या करने की कोशिश की जा रही है। इससे ये बात तो तय है कि पार्टी नेतृत्व की हत्या करने की कोशिश की जा रही है, मतलब कि उस पहाड़ी के ऊपर माओवादियों के पार्टी के शीर्ष स्तर के नेता तो मौजूद हैं। इस प्रेस नोट से इस बात को की पुख्ता जानकारी मिलती है। एक तरफ सरकार और उनकी पार्टी ने बिना शर्त वार्ता करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में इस तरह क्रांतिकारियों व आदिवासियों की हत्याकांडों को ऐसे ही जारी रहने से शांति वार्ता के लिए की जा रही यह प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं होगा। हमारी पार्टी की केंद्रीय कमेटी ने केंद्र व राज्य सरकारों से एक बार फिर अपील करती है कि शांति वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए इन हत्याकांडों पर रोक लगाया जाए और देश के छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्यों में समय सीमा के साथ युद्ध विराम की घोषणा की जाए। देश के तमाम जनवादी प्रेमी पत्रकारों, शांति कामियों व उत्पीड़ित वर्गों, उत्पीड़ित तबकों एवं उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं से केंद्रीय कमेटी की अपील है कि शांति वार्ता के लिए समस्या का हल के लिए उनकी इस जायज मांग का समर्थन करें और शांति वार्ता के लिए केंद्र और राज्य सरकारें सहमत होने के लायक प्रयास करें। ये प्रेस नोट माओवादियों के सेंट्रल कमेटी के प्रवक्ता अभय ने जारी किया है आज, और उसके साथ ही जो 2 दिनों से शांति वार्ता को लेकर बातचीत चल रही है, तो इसमें तेलंगाना के जो पूर्व सीएम है केसीआर, उन्होंने भी एक बयान दिया है। बयान सुनिए आप। केंद्र प्रभुत्वम కగార్ అనే ఆపరేషన్ పేరు మీద ఛత్తీస్గఢ్లో యువకులను, గిరిజనులను ఊచకోత కొడతా ఉన్నారు. ధర్మం కాదు. వీళ్ళు ఏమైతున్నది, నక్సలైట్లు ప్రతిపాదన పెడుతున్నారు. మేము ప్రభుత్వం దగ్గరకు వచ్చి చర్చలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము అంటున్నారు. నేను కోరుతా ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, బలం ఉన్నది కదా అని చంపుకుంటా పోవుడు కాదు, అది ప్రజాస్వామ్యం కాదు. ఆపరేషన్ కగార్ వెంటనే ఆపేయండి. వాళ్ళని పిలిచి, ఆ నక్సలైట్లను పిలిచి డెమోక్రటిక్ స్పేస్ ఇచ్చి
చర్చలు జరపండి, వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారో చూడండి. అది కూడా నల్లనా తెల్లనా దేశం ముందరికి రాని. కానీ అట్లా కాదు, మొత్తం ఏరి పారెత్తాం, కోసి పారెత్తాం, నరికి పారెత్తాం అంటే మిలిటరీ ఉన్నది మీ దగ్గర కొడతారు. కానీ ప్రజాస్వామ్యం అనిపించుకోదు. ఈ మాట ఢిల్లీకి ఉత్తరం పంపిద్దామా? మీరందరూ సపోర్ట్లు కొడితే తీర్మానంగా భావించి దాన్ని కేంద్రానికి పంపిద్దాం. तो सुना आपने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर ने क्या कहा। दरअसल उन्होंने तेलुगु में एक आम सभा में भाषण दिया है, जिसका एक शॉर्ट फॉर्म हिंदी में आपको बता रहा हूं कि नक्सलियों के खिलाफ जो तेलंगाना सीमा पर चलाए जा रहे सबसे बड़े अभियान के बीच में उनका बयान महत्वपूर्ण है। उन्होंने कल तेलंगाना के आम सभा में कहा कि छत्तीसगढ़ में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कगार से निर्दोष आदिवासियों की मौत हो रही है और वो केंद्र सरकार से ऑपरेशन कगार को बंद करने की अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक टीम बनाकर ऑपरेशन रोकने सरकार को पत्र भेजा जाएगा। केसीआर ने यहां तक कहा कि नक्सली शांति वार्ता का प्रस्ताव सरकार को भेज रहे हैं, पर सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही, इसलिए वो केंद्र सरकार को ऑपरेशन रोकने के लिए पत्र लिखेंगे। ये पूर्व सीएम केसीआर का बयान है कल का। इसके साथ ही कल सीपीआई के नेताओं ने भी तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और इस मुठभेड़ को लेकर उन्होंने भी शांति वार्ता और कगार ऑपरेशन को रोकने को लेकर अपनी मंशा जाहिर की और साथ ही साथ एक उन्होंने उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। और उसी दौरान जो शांति वार्ता को लेकर तेलंगाना में एक प्रयास चल रहा है, उनकी टीम ने भी इस पर बातचीत की है और इसको लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने माओवादियों के साथ जो शांति वार्ता है उसको लेकर एक संतुलित और विचारशील रुख अपनाते हुए बताया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार नक्सलवाद को केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं बल्कि एक सामाजिक मुद्दे के रूप में देखती है, इसलिए वे इस विषय पर केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से परामर्श करने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे। हाल ही में शांति वार्ता समिति के सदस्यों ने, जिसमें पूर्व न्यायाधीश चंद्र कुमार, प्रोफेसर हरगोपाल, प्रोफेसर अनवर खान, दुर्गा प्रसाद जम्पन्ना और रविचंद्र शामिल हैं, ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उनसे केंद्र सरकार को माओवादियों के साथ शांति वार्ता के लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के कर्रगुट्टा क्षेत्र में चल रहे सुरक्षा अभियानों के कारण उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। मुख्यमंत्री रेड्डी ने समिति को आश्वासन दिया कि वे वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री के जाना रेड्डी के परामर्श करेंगे, क्योंकि उन्होंने 2004 में माओवादियों के साथ वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि 2004 की माओवादियों के साथ जो वार्ता थी वो सफल नहीं रही। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि राज्य मंत्रिमंडल इस मुद्दे पर चर्चा करेगा और उचित निर्णय लेगा। और रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, इसलिए माओवादियों के साथ शांति वार्ता जैसे संवेदनशील मुद्दों पर पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद ही कोई नीति तय की जाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार के ऑपरेशन कगार जैसे अभियानों के तहत माओवादियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाइयों पर भी पुनर्विचार करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से समाधान खोजने का आग्रह किया है। इस तरह से इस पूरे ऑपरेशन में जो सभी की अलग अलग भूमिका है, ये आज 8वें दिन तक सामने निकल कर आई है, जिसमें तेलंगाना के जो सीएम है रेवंत रेड्डी, उनका जो रुख है, साथ ही साथ पूर्व सीएम ने सीधी तौर पर इस युद्ध को रोकने की बात कही है। तेलंगाना में एक समिति है जो शांति वार्ता पर जोर दे रही है। केंद्रीय समिति के प्रवक्ता अभय ने भी फिर से एक प्रेस नोट जारी किया और कहा कि शांति वार्ता पर अनुकूल माहौल बनाना चाहिए और उन्होंने बार बार निवेदन किया। उसके बावजूद सरकार जो है वो इस तरह के ऑपरेशन कगार युद्ध के तहत, इसे एक निर्णायक ऑपरेशन के तहत, इस तरह की एक नए युद्ध नीति के तहत जो काम किया जा रहा है। वहीं ये भी जानकारी मिली है कि हेलीकॉप्टर की मदद से लगातार उस इलाके की सर्चिंग की जा रही है। गर्मी इस वक्त वहां पर लगभग 40 से 45 डिग्री तक के आसपास है। पहाड़ी इलाका है, तेलंगाना से लगे होने की वजह से उस इलाके में काफी गर्मी भी है, जिससे बहुत सारे जवान डिहाइड्रेशन के शिकार भी हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें बार बार रिप्लेस किया जा रहा है। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर लगातार उस इलाके की सर्चिंग कर रहा है, ड्रोन की मदद ली जा रही है और यह भी कोशिश की जा रही है, तैयार है इसके लिए भी, कि अगर कोई उस पहाड़ी पर ऊपर कोई माओवादी दिखता, अगर नजर आता है चलता हुआ, तो हेलीकॉप्टर से भी गोली मारी जा सकती है। ये भी मुझे पता चला है
कि उसके लिए भी जवान तैयार है। हालांकि हो सकता है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए गन लेकर तैनात हों, क्योंकि इसके पहले इसी दंडकारण्य में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि माओवादियों ने हेलीकॉप्टर को भी अपना निशाना बनाया है जमीन से, जो कि आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना रही है। उसे देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर सारे हेलीकॉप्टर भी जो है हथियारों से लैस हैं, और ये ऑपरेशन किसी भी तरह से जवानों का, सरकार की मंशा ये है कि अगर माओवादी सरेंडर करते हैं तो ठीक, माओवादी मारे जाएं तो ठीक, माओवादी अगर उस इलाके को छोड़कर खाली कर दें तो भी ठीक है। कुल मिलाकर उस पहाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया जाए, जिससे कि दोबारा वहां पर माओवाद अपने पैर ना पसार पाए और सरकार आगे की जो प्रक्रिया है उस पर कार्य करना शुरू करे। प्रक्रिया इन द सेंस मतलब उस इलाके में जो सरकार बोलती है कि आदिवासियों के लिए विकास कार्य करने के लिए, तो आदिवासियों के विकास कार्य करने के काम को आगे बढ़ा सके, जो माओवादियों की तरह वजह से वहां पर बाधित हो रहा था। तो इसलिए इस मुठभेड़ में अब तक ये पूरा आज 8वें दिन का जो सार था, मुझे लगा अपने दर्शकों को बताना चाहिए। एक और खास बात कि आज 24 लाख के कई माओवादियों ने, लगभग जिसमें 14 माओवादी हैं जिन पर 24 लाख का इनाम है, और उससे ज्यादा की संख्या में माओवादियों ने बीजापुर में सरेंडर किया है। और इनकी भी जो संख्या है वो भी आपको बता देता हूं कि कौन से माओवादी हैं और किस स्तर के इनकी संख्या है जिन्होंने समर्पण किया है। 28,50,000 के कुल इनामी हैं 14, जिनमें से 24 तो टोटल माओवादी हैं, जिनमें 14 इनामी माओवादी हैं। इनमें बताया जा रहा है पीपीसीएम 3 है, केएमएस अध्यक्ष हैं 2, पार्टी के सदस्य हैं 3, सेक्शन डिप्टी कमांडर 1 हैं, सीएनएम सदस्य 1 हैं, और सभी पर पुलिस ने अलग अलग मामलों में, अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज भी किए हैं। ये बताया जा रहा है कि जो समर्पण नीति है उससे प्रभावित होकर इन्होंने समर्पण किया है। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस के रिकॉर्ड में अगर ये सभी माओवादी हैं, तो जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, लगातार माओवादियों को नुकसान हो रहा है, तो मुझे ये भी लगता है कि माओवादियों के अंदर ये खौफ है कि कहीं वो मारे ना जाएं, और यही वजह है कि उनके द्वारा समर्पण कर दिया जा रहा है। माओवादियों में भी 2 तरह की विचारधारा उत्पन्न हो रही है। जो निचले स्तर के माओवादी, उनमें भय का आतंक है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में अगर बड़े स्तर के माओवादी हैं, तो वो इतना सब घेरे जाने के बावजूद 24,000 जवानों के द्वारा घेरने से, हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, लेकिन उनके द्वारा समर्पण नहीं किया जा रहा है। एक वो जो है भय में आकर या समर्पण नीति का लाभ लेकर वापस समर्पण कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो अभी भी वहां पर डटे हुए हैं। उसी बीच ये एक अलग जो पॉलिटिक्स है कि छत्तीसगढ़ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो। तेलंगाना के जो राजनेता हैं वो चाहते हैं कि ये युद्ध रोका जाए और शांति वार्ता हो। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि 2024 में जब 217 माओवादी छत्तीसगढ़ के मारे गए, जिसमें अधिकतर बस्तर के थे, बताया जा रहा है कि 217 वो और 136 40 के लगभग अभी, इसमें लगभग 8 से 9 ही हैं जो डीकेएसजेडसी और सीसी हैं, जो कि बाहर के माओवादी नेता हैं, और उसके अलावा बाकी सभी बस्तर के आदिवासी हैं जो माओवादी संगठन से जुड़े थे, वो मारे गए। जब इतनी बड़ी संख्या में वो मारे जा रहे थे, तब तेलंगाना में कोई भी नेता आगे आकर शांति वार्ता को तैयार क्यों नहीं हो रहा था, या उस समिति के द्वारा इस पर पहल क्यों नहीं की गई, जब 24 में इतने लोग मारे गए और जब 25 की शुरुआत में भी मारे गए। अभी जब से ये कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में, जिस तरह से अभय ने भी इस बात का जिक्र किया कि उनके शीर्ष नेतृत्व को खत्म करने की तैयारी की जा रही है, इसका मतलब है कि उस पहाड़ी पर हो ना हो शीर्ष स्तर के कुछ माओवादी तो जरूर उपस्थित हैं। तो अगर शीर्ष स्तर के माओवादी वहां पे फंसे हुए हैं, तब तेलंगाना से शांति वार्ता को लेकर काफी जोर है। ये बात भी संदेहास्पद है या दोहरी मानसिकता की लगती है, क्योंकि अगर आपको मौत से दिक्कत थी तो जब पहले मारे जा रहे थे तभी आपको इस पर बातचीत करनी चाहिए। आज जब माहौल यहां तक पहुंच गया तब आप ज्यादा ताकत दे रहे हैं। तो इसका सवाल अब मैं चाहूंगा कि माओवादियों के द्वारा और उन नेताओं के द्वारा भी मिले। लेकिन मुझे लगा कि इस पूरे घटना पर क्या कुछ आज 8वें दिन क्या कहां तक मामला पहुंचा है, क्या हुआ है पूरी स्थिति, उस पर आपसे बातचीत करूं। ये जो वीडियो आप देख रहे थे हेलीकॉप्टर वाला, ये हेलीकॉप्टर से हमारे बस्तर के वरिष्ठ कैमरा पर्सन हैं संतोष पांडे जी। उन्होंने बारिश के समय में इस कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों का शूट किया था हेलीकॉप्टर से। वो तस्वीर हम उनकी मदद से लेकर आपको दिखा रहे हैं ताकि आप वहां की परिस्थितियों को समझ सकें। और अगर आपको लगे कि बातचीत, ये वीडियो जानकारीपूर्ण थी तो इसे आप शेयर कर सकते हैं। बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।